मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मुझसे मेरा ही स्टूडेंट सवाल कर रहा है। जाकिर हुसैन की जो बेटी हैं उनके दस्त मुबारक से इसका संग बुनियाद यहाँ रखा जाना था, लेकिन इलाके के कुछ लोगों ने रातों रात वहाँ MCD स्कूल के टेंट डलवा दिए। आपने कभी प्रेशर महसूस किया प्रिंसिपल रहते हुए? अब ये कैमरे पे क्यों पूछते हैं मुझसे? मेरे इस 37 साल के अरसे में एक आदमी मेरे पास ये कहने के लिए नहीं आया कि बच्चा फेल हो गया। आते ही सबसे पहला सवाल ये था, मेरे बच्चे को फेल कर दिया कि अगर कल ये हमारे सामने बच्चा था, आज ये हमें उसूल ना बताए बल्कि ये बच्चा ही बनकर जैसा हम कहें वैसा करता रहे। अच्छा, जमुना पार में प्रिंसिपल होना कितना मुश्किल था सर? एक दुख ये है कि मैं इस स्कूल को और जिस म्यार पर लेकर जाना चाहता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मेरी तो शिकायत हमेशा वालिदैन से रही, बच्चा पढ़ता है शौक़ से या पढ़ता है खौफ से। तो ना भाई मैं हम कल आपके साथ चलेंगे, देखेंगे कौन है जो जिसने आपके बच्चे का दाखिला नहीं किया। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली टीचर। लेकिन आप तो स्ट्रिक्ट थे। तो ये भी मुझे एक शर्फ हासिल है कि दुश्मन मेरे दोस्त बन गए और दुश्मन ही मेरे सहारा बन गए। हमारा चैनल जावेद अनवर शो, अगर आपको इस पर पॉडकास्ट देखना पसंद है और जितने भी पॉडकास्ट हम अच्छे अच्छे गेस्ट के कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, आप उससे मुझे यकीन है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जमुना पार में गिरता तालीम का मयार और बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ। आए दिन हम देखते हैं, कभी जाफराबाद में कोई मर्डर हो गया, कभी मुस्तफ़ाबाद में कोई मर्डर हो गया, और अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है कि छोटे छोटे बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? हम लोग तालीम की तरफ क्यों नहीं हैं, या हम लोगों में वो एतमाद हमारी कौम में वो पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम लोग आगे बढ़ें, तालीम के जो जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म करें, आगे जाएं, जमुना पार का नाम रोशन करें। एजुकेशन के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा गेस्ट हमें हमारे इलाके से मिलेगा, क्योंकि 37 साल का वक्त है जो इलाके को दिया। प्रिंसिपल रहे स्कूल के, इलाके को समझा भी, तालीम के एतबार से भी, ज़ाती एतबार से भी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसा माहौल है सर, कैसा चल रहा है अभी, कैसी चल रही है? देखिए बहुत अच्छा है, और रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए मेरे ख्याल है उसी तरह से और उससे अच्छे ढंग से गुजर रही है। ये जो इलाका है हमारा, आपने बहुत अच्छे से जिया है। अगर इस पे कुछ शुरुआत में आप बोलना चाहें कि ये जमुना पार एक अलग इमेज बन गई आज, क्राइम के नज़र से लोग देखते हैं। देखिए जहाँ तक क्राइम का सवाल है तो ट्रांस यमुना और स्पेशली जो सीलमपुर का इलाका है, इसकी इमेज शुरू से ही इस तरह की रही है कि लोग इसके बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखते हैं। चूँकि मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ, ये अलग बात है कि मैं पैदा उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में हुआ, और वहाँ एक छोटा सा गांव है मीरपुर, उससे मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद मोहतरम दिल्ली आ गए थे, और बचपन में शायद मेरी उम्र 5 या 6 साल के आसपास रही होगी, तो मैं भी उनके साथ दिल्ली आ गया था। तो जाहिर है बचपन मेरा यहीं गुज़रा है और इन्हीं गलियों में गुज़रा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इलाके की इमेज अब बन गई है, बल्कि ये इमेज शुरू से थी, शुरू से है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। फ़िलहाल तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्राइम में मुलव्विस हैं फ़िलहाल। हाँ वाकई, जब हम ख़बरें भले वो अखबार के ज़रिए हम तक पहुंचती हों या टीवी के ज़रिए या किसी और, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके ज़रिए, तो अफसोस तो होता है, दुख तो होता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ट्रांस यमुना ने और स्पेशली जो हमारा एक ये मुस्लिम इलाका है, सीलमपुर, जाफराबाद, चौहान बांगर, मौजपुर है, और न्यू जाफराबाद है, या करदमपुर या कबीर नगर, मुस्ताबाद तक चले जाइए तो गिराफ तो गिरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि
तालीम बहुत ज़्यादा तनुज़ुली की तरफ गई है, जी। उसमें ज़्यादा गिरावट आई है। तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता हूँ कि तालीम में ज़्यादा गिरावट आई है, बल्कि हमारे माशरे में गिरावट आई है। और सिर्फ हम तालीम को बुनियाद नहीं मान सकते। किसी भी माशरे को बनाने के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत का होना ज़रूरी है। जी। और तरबियत और तालीम ये दोनों माँ की गोद से शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस माहौल को बनाने में या इसके डेवलप होने में और दूसरी वजूहत भी हैं, लेकिन घर का माहौल, इलाके का माहौल इसकी बड़ी वजह है। ये बड़ी वजह। मैं आपके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब आप प्रिंसिपल थे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहे, लोग इतना नहीं जान पाए आपके बारे में। मैं चाहता हूँ आज हमारे एपिसोड के ज़रिए से लोगों तक पहुँच जाएं कि कौन है डॉक्टर मारूफ। देखिए, ये लोगों का वहम है कि बहुत स्टिक रहा। अगर इंसान उसूल का पाबंद हो और कानून का पाबंद हो और अपने मनसबी फ़राइज़ को समझता हो, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ मैंने किया जो मैं कर सकता था। ये एक अलग बात है कि बहुत मुमकिन है मैं 100% न दे सका हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रही। एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है आपके और स्टूडेंट्स के बीच। मेरे और स्टूडेंट्स के दरमियान, मेरे और वालिदैन के दरमियान, मेरे और समाज के दरमियान। और इसकी बड़ी वजह ये रही कि मेरा वहीं बचपना गुज़रना और बचपन के साथ साथ वहीं जवानी की उम्र को पहुंचना, और अल्लाह तबारक ताला के करम से फिर वहीं एक उस्ताद की हैसियत से सर्विस ज्वाइन कर लेना। और ये भी बड़ा एक इत्तफ़ाक़ है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल जो आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, इस स्कूल का मैं पहला स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहला स्टूडेंट मैं हूँ इस स्कूल का। तो मैंने इस स्कूल के वो तमाम मरहले अपनी आँखों से देखे हैं, इसके कायम होने से और आज जिस स्टेज पर है, जिस बुलंदी पर है, वो तमाम मेरी निगाहों के सामने से गुज़रा है। और माजी के हालात के पेश नज़र जो मैंने बचपन में महसूस किया, या जिस बात को हम ये समझते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो मुलाजमत अख्तियार करने के बाद मैंने उसको लागू करने की कोशिश की। जी। और चूँकि जैसा कि आपका सवाल था कि तो चूँकि मैं यहीं पला बड़ा, यहीं रहा, तो मैंने अपने आप को महदूद कर लिया। क्योंकि अगर मैं दोस्ती और यारी में और रिश्तेदारी में और आपसदारी में लगा रहता तो शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन का चलाना मुश्किल होता। और फिर ऐसे स्कूल का कि जहाँ जवान लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हों, और ना सिर्फ जवान तलबा और तालिबात हों, बल्कि उनके साथ साथ जो असातिज़ा का जो एक हमारा स्टाफ है वो भी जवानी है एक तरह का। जी। तो ऐसे माहौल में, और जो आजकल जदीद दौर में वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हुआ है, तो बहुत मुमकिन है लोग मेरी बात से इत्तफाक ना करें। शायद यही एक तरीक़ेकार था जिसको अपनाकर आज स्कूल इस स्टेज पर पहुंचा है कि दिल्ली में ये अपनी एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। वही हम आज इस पॉडकास्ट में जानना चाहते हैं कि इस स्कूल का शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट। मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं। जी। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि लोगों में गलतफहमी पैदा होने लगी।
और ऐसा लगने लगा कि शायद या तो मैं सुपीरियरिटी का शिकार हो गया हूँ या ओहदे का कोई गुरूर है। या ओहदे का कोई गुरूर है। लेकिन जो लोग मेरे करीब आए, अब मेरे पीछे भी उनसे बात कर सकते हैं कि शायद मुझ जैसा सॉफ्ट हार्टेड इंसानों की तादाद बहुत कम है, मतलब जो करीब से जानते हैं आपको। जो करीब से जानते हैं। करीब से क्या, बल्कि जो थोड़ा बहुत भी करीब आए तो फिर वो और करीब हो गए। और जिसका सबूत ये है कि जब मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की मुंज़मा कमेटी मुकदमात का शिकार थी, और उन मुकदमात के होने के बावजूद अल्लाह तबारक तआला ने इस स्कूल को बचाया, और न सिर्फ बचाया, एक मिडिल स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक पहुंचाया। और जो लोग मुझसे या वालिद साहब से नाराज़ हुआ करते थे, बाद में ही फिर वो मेरे दोस्त भी बन गए। तो ये भी मुझे एक शर्फ हासिल है कि दुश्मन मेरे दोस्त बन गए और दुश्मनी मेरे सहारा बन गए। और दुश्मनी इस स्कूल की तरक्की का राज भी है। कैसे? ज़ाहिर है, जब आपके सामने दुश्मन होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, मुकाबले के लिए लोग खड़े होंगे, तो वो आपको सोने नहीं देंगे। और जो सोएगा नहीं, जागता रहेगा, उसकी तो कामयाबी कदम चूमेगी। अगर आपकी मुखालफत नहीं है तो आप सो जाएंगे, आप लापरवाह हो जाएंगे। और जहाँ इंसान लापरवाह हुआ तो वो है ना, एक हिंदी का है, दुर्घटना घटी, क्या है वो, सावधानी हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा, जमुना पार में प्रिंसिपल होना कितना मुश्किल था सर? जैसा हमारा इलाका है। देखिए, मुश्किल नहीं है, यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव भी है, लेकिन वो गलतफहमियों का शिकार बहुत जल्दी होती है। यहाँ कमज़ोरी क्या है कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पड़ोसी है, आपके महल्ले में कोई रहता है, तो फिर वो किसी उसूल, किसी नॉर्म से कानून के दायरे में बात करना या काम करना पसंद नहीं करता। अगर इस चीज़ में वो इस्लाह हो जाए कि वो ख़ुद उसूल और कानून को समझें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जाहिर है, जब आप जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल से मुकाबला करना मुश्किल होता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कितना मुश्किल था आपके लिए? हाँ, मुश्किल इसलिए था कि जब कभी हम खेलने जाया करते थे, नेकर में थे, तो वो भी लोगों ने हमें देखा, और जब हम टीचर हो गए, स्कूल जाते थे, वो भी देखा। तो लोग वहाँ से मवाजना करते थे कि अगर कल ये हमारे सामने बच्चा था तो आज ये हमें उसूल ना बताए, बल्कि ये बच्चा ही बनकर जैसा हम कहें वैसा करता रहे। जैसे मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। जब मैंने 15 जुलाई 1986 को हेड ऑफ स्कूल का चार्ज संभाला, तो जो स्कूल का जो मेन गेट है, उसमें एक छोटा दरवाज़ा जी, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो मेरे चार्ज संभालने के बाद मैंने उसमें एक छोटा गेट लगाया, ताकि एकदम से बाहर का आदमी कोई स्कूल में दाखिल ना हो जाए, या स्कूल का बच्चा एकदम से कोई बाहर ना भाग जाए। और सिक्योरिटी पर्पस भी उसमें एक शामिल था। तो लोगों ने बड़ा महसूस किया, और मेरे एक घर से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो वो जब स्कूल आए तो उन्होंने कहा, ये तरीक़ेकार तुम्हारा ठीक नहीं है, झुककर निकलना पड़ता है, जैसे कभी बादशाहों के वक्त हुआ करता था। और जैसे कभी बादशाह का वक्त हुआ करता था, और आपकी सोच ठीक नहीं है, आपने क़स्दन इस गेट को छोटा बनाया है। और बड़ा शोर मचाया। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे, एक चुप 100 को हराता है। अब चूँकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, तो मैं बहुत ही खामोशी के साथ उनके उन तमाम जुमलों को बर्दाश्त करता रहा, जो जुमले नाज़ेबा थे।
मतलब आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया? मैं कोई रिएक्शन नहीं दिया। और मेरा बहुत ही बड़ा ये एक मूल मंत्र रहा, जिसे हिंदी में कहते हैं, कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश नहीं की। मैं तो मछली की आँख देखा और वही अपना टारगेट रखा। अच्छा, इस बात पे भी कोई बात हुई थी क्या? क्या जैसे आपको देखा किसी ने, क्योंकि मैंने खुद देखा एक दिन, मैं ऑफिस में था, मुझे याद है स्कूल में, तो आपने उस वक्त भी यही बात बोली थी कि मैं वो मारूफ नहीं हूँ जो कभी वहाँ नेकर में कहीं खेला करता था, आप मुझे वो ना समझे। तो ऐसा कोई वाकया हुआ था जो आपको वो जहन में नहीं, रह के एक बात? एक वाक़या नहीं है, वो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, वो तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, इतना वक्त भी ना आपके पास है ना मेरे पास है। जी। तो बहुत वाक़यात ऐसे हैं, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब कोई मिलने जुलने वाला आदमी होता है, गली का हो, मोहल्ले का हो, तो वो मतलब उस इस पोस्ट, हैसियत से बात नहीं करता कि मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो पोस्ट तो की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वो उस मनसब को नहीं समझता, वो सिर्फ ये देखता है कि ये मास्टर जी का लड़का है, और अगर मास्टर जी का लड़का है तो ये हमारा भतीजा है या हमारी औलाद के बराबर है, या ये कुछ नहीं जानता, हम सब कुछ जानते हैं। थोड़ा सा अपने वालिद साहब के बारे में आप बता दें कि देखिए, जहाँ तक वालिद साहब का सवाल है, वालिद साहब के साथ साथ यहाँ मैं अपने दादा का भी जिक्र करना चाहूँगा। उनमें भी एक खिदमत खल्क़ का एक जज्बा था, और हमारे वालिद साहब के अंदर भी खिदमत खल्क़ का जज्बा था, और उस खिदमत खल्क़ की वजह से ही मेरे वालिद साहब दिल्ली आए, और उस खिदमत खल्क़ की वजह से ही उन्हें यहाँ फराश खाना जो दिल्ली 6 में है, जी, वहाँ एक मज़हरुल इस्लाम सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ का मैं ख़ुद स्टूडेंट भी रहा हूँ। वहाँ वो टीचर थे, तो उनका तकर्रुर सिर्फ खिदमत खल्क़ की वजह से हुआ वहाँ पर। और उसके बाद जब जाफ़राबाद में आए तो हमारे दादा का एक मिशन था दीनी तालीम का, तो उसके लिहाज से वो उन्होंने अंजुमन खादिम इस्लाम बनाई, एक सोसाइटी बनाई, और अंजुमन खादिम इस्लाम के बैनर तले सबसे पहले ईद की नमाज, जो बाग वाली मस्जिद में है, मौजपुर में बाग वाली मस्जिद है जी, पहली मर्तबा ईद की नमाज इस अंजुमन खादिम इस्लाम की सोसाइटी की जानिब से वहाँ अदा कराई गई, और वहीं HKL भगत को बुलाकर उनसे डिमांड की गई कि इतने बड़े इस मुस्लिम इलाक़े के लिए ईदगाह का होना अशद ज़रूरी है। ये मस्जिद बहुत छोटी सी, हमारे काम चलाओ है ये। उसके बाद जब भगत जी के सामने ये डिमांड रखी गई, तो जो आज देख रहे हैं जाफ़राबाद की ईदगाह, ये ऐसे बनी थी। ये उन्हीं की इस मेहनत और उस अंजुमन खादिम इस्लाम सोसाइटी के ज़रिए ही हासिल की गई है, जो DDA से जिसका अलॉटमेंट हुआ था। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी। अभी कुछ इश्यूज़ थे पिछले महीने, 2-3-4 महीने पहले, तो ज़ुबैर जो हमारे MLA हैं जी, उनको कहीं से खबर लगी होगी कि भाई इस ईदगाह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर, या इसके बारे में कोई बता सकता है और कब्रिस्तान के बारे में बता सकता है, तो मारूफ साहब बता सकते हैं, जी, जबकि वो रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, जी, उन्हें नहीं मालूम था। फिर वो फ़ोन आया, मेरी मुलाकात हुई, और जब बातचीत हुई तो ये राज फाश हुआ कि भाई ईदगाह तो ये जी, मास्टर अब्दुल रऊफ़ खान साहब के ज़रिए हासिल करता है। देखिए, कोई काम अकेले नहीं क्या करता। सही बात है। इसमें एक मुख्तार साहब होते थे, मुमताज़ भारती साहब के वालिद साहब, जी, वो भी साथ में रहे। काफ़ी लोग जुड़े होंगे उस वक्त। हाँ, और फिर एक स्कूल की बुनियाद उससे पहले डल चुकी थी, इसकी जक्सन की, और जिस मदरसे को आज आप बाबुल उलूम के नाम से जानते हैं, इसका असल नाम मदरसा अंजुमन खादिम इस्लाम है। लेकिन बाद में डॉक्टर ज़ैद अहमद साहब जब इसका इंज़ाम उनके हाथ में आया, जी, तो उन्होंने इसका इल्हाक़ दारुल उलूम देवबंद से करने की वजह से इसका नाम बाबुल उलूम रखा।
नहीं तो पहले नाम दूसरा था, जी वही कमेटी जिसकी वजह हाँ, से ईदगाह बनी। और झारखंडी कब्रिस्तान है, उसको बचाने में क्योंकि लोगों ने कब्जा कर लिया था, जी बड़ी थाने पुलिस और सब फौजदारी और पथराव पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो जाफराबाद की ईदगाह है, ज़ाकिर हुसैन स्कूल है, मदरसा बाबुल्लूम है, झारखंडी कब्रिस्तान है। कैलाश नगर की मस्जिद देखिए आप, कितनी बड़ी मस्जिद है, ये भी इसी उसको कमेटी कायम कर, नहीं इस कमेटी की नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब इस सोसाइटी के लेकिन थ्रू। यहाँ कायम नहीं हो पा रही थी, हम्म, तो वहाँ इसको कायम कराया और बहुत मेरे ख्याल है 15-20 साल तक उसके सेक्रेटरी रहे। उसके काफ़ी डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी भी रखे हैं। तो ईदगाह के डॉक्टर सिविल डिफेंस के जो है वो डिवीज़न वार्डन रहे, पोस्ट वार्डन रहे, और सिविल डिफेंस की ही वो एक अमन मार्च निकालते हुए 11 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या राइट्स हुए थे उसमें शहीद हुए। वालिद साहब हाँ, तो उनका तो आखिर भी खिदमत खल्क में। खिदमत खल्क में ही गया। तो आपके लिए तो बड़ा टफ रहा होगा उसको, क्योंकि वो तो खिदमत खल्क में ही लगे रहे और आखिर में फिर ऐसे चले जाना। हाँ बस देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शरई एतबार से शहीदी का दर्जा अगर किसी को मिल जाए तो इससे और बड़ी बात किसी मुसलमान के लिए हो नहीं सकती। अमन मार्च निकाल रहे थे। जी खैर, हम स्कूल की तरफ वापस लौटते हैं। थोड़ा सा स्कूल के हिस्ट्री हमें बता दीजिए, क्योंकि और कोई आपसे बेहतर ना तो बता पाएगा ना समझा पाएगा। मैं चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट में लोग समझ जाएं कि ज़ाकिर हुसैन स्कूल, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट रहे, कैसे बना और आज कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, जब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया थे, उनकी वफ़ात हुई, तो उनकी वफ़ात के तीसरे दिन, यानी जो स्वयं पर एक कुरान खानी का तीजा जिसे हम बोलते हैं। तीजा जिसे बोलते हैं बहुत से लोग, उस मौके पर जब फातिहा और कुरान खानी का प्रोग्राम जो है वो किया गया, तो उसमें हमारे वालिद साहब ने और मास्टर मोहम्मद साहब थे और रमज़ान खान दुर्रानी साहब थे और भी लोग थे। उन्होंने सबने मिलकर ये तय किया कि सबसे अच्छी खिराज अक़ीदत डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को अगर हो सकती है तो वो यही है कि हम उनके नाम से एक स्कूल कायम करें, उर्दू मीडियम स्कूल कायम करें। चूँकि वो एक एजुकेशनिस्ट थे, तो वहीं उस तीजे में ये इत्तफ़ाक़ राय से तय हुआ, और फिर इस स्कूल की बुनियाद MC प्राइमरी स्कूल जो जाफराबाद का है, ये ग्राम सभा की ज़मीन थी, इसका क़याम यहाँ होना था, लेकिन इलाके के कुछ लोगों ने रातों रात वहाँ MCD स्कूल के टेंट डलवा दिए और वहाँ MCD स्कूल खुलवा दिया, जो पहले कभी जाफराबाद थाने के बराबर वाली जो जगह है। जी 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 जी। और वहाँ उसमें था क्या कि ये ग्राम सभा की ज़मीन थी। अगर बहुत पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो ग्राम सभा में ये एक पर्पज़ मिलेगा आपको कि ये ज़ाकिर हुसैन स्कूल को जगह दी गई है, तो दे दी जाए। हाँ, नहीं दे दी गई थी ज़मीन, दे दी गई थी। जब वहाँ इसका फाउंडेशन होना था, संग बुनियाद रखा जाना था, तो ज़ाकिर हुसैन की जो बेटी हैं, जो खुर्शीद आलम साहब की अहलिया हैं, उनके दस्त मुबारक से इसका संग बुनियाद यहाँ रखा जाना था। लेकिन रातों रात वहाँ MCD के टेंट लाकर जब डाल दिए गए, तो फिर इस स्कूल का इफ्तिताह जाफराबाद में वज़ीर खान साहब हुआ करते थे, जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था। उनका मकान ज़ेर तामीर था, उस मकान में इसका इफ्तिताह कराया इज़्ज़त बचाने के लिए। उन्होंने अपना मकान ही दे दिया। मकान नहीं दिया, ठीक, जो ज़ेर तामीर मकान था वहाँ ये कहकर इसका इफ्तिताह हो गया कि यही स्कूल है। ठीक, उसकी बुनियादों में ही फाउंडेशन करा दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये ज़मीन खरीदी गई अलग से। वो कहाँ पे था जहाँ फाउंडेशन रखा गया? ये नहर की कोठी है जी, उसके जी जी जो मगरबी दीवार है कॉर्नर पे, जी, वहीं वज़ीर खान रहा करते थे। जी।
जो आज बैंकट बन गया है वहाँ आसपास? वो बहुत आगे है, अच्छा, उससे आप शुरू में आ जाइए। बिल्कुल शुरू में। हाँ, ठीक। तो ये स्कूल इस तरीके से बना कि फाउंडेशन कहीं और रखी गई, फिर ज़मीन हाँ, बाद में हाँ, ली हाँ, गई। जी, जी, जी। फिर आपने कैसे संभाला? नहीं, मैंने क्या संभाला, देखिए मेरे स्कूल में जाने के बाद ये मेरा मुक़द्दर कि जो मुझसे पहले यहाँ हेड मास्टर थे या जो टीचर थे, उनका गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन होता रहा, तो मैं ऊपर चढ़ता रहा, तो वो वहाँ चले गए, तो ज़ाहिर है मेरा प्रमोशन हो गया। जी। और बस ये मेरा मुक़द्दर, ऊपर वाले का कर्म, उसकी मेहरबानी कि इसकी बागडोर मेरे हाथ में देनी थी। तो फिर आप किस ईयर में बने थे आप प्रिंसिपल? देखिए, मैं पहले तो ये प्रिंसिपल को ज़रा सा क्लेरिफाई कर दूँ। प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होते हैं, ठीक। सेकेंडरी में वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जी। और 8वीं क्लास जो मिडिल स्कूल होता है वहाँ हेड मास्टर हेड होते मास्टर हैं। होते हैं। लेकिन सबको उर्दू में सदर मुदरिस कहते हैं, हेड ऑफ स्कूल कहते हैं। जी। तो हेड ऑफ स्कूल का चार्ज मैंने जुलाई 86 में संभाल लिया था। फिर मैं वाइस प्रिंसिपल हुआ, 1998 में मैं प्रिंसिपल हो गया। जब स्कूल अपग्रेड हो गया? बस जैसे जैसे स्कूल अपग्रेड हुआ वैसे वैसे मैं। स्कूल अपग्रेड होने के पीछे भी कोई कहानी है क्या? हाँ, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं मैं चाहता हूँ आज चली जाए कुछ एक कहानी तो लोगों तक, कम से कम लोगों को याद रहेगा कि इस स्कूल ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। देखिए 1993 में दिल्ली के अंदर सरकार बन गई और मदनलाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर हो गए, जी। और बीजेपी की सरकार थी। माहौल के मुताबिक शोर शराबा जो होता है वो था ही, लेकिन हमें ऐसा लगा कि भाई हमें इन चीज़ों से क्या लेने देना, सरकार बीजेपी की हो किसी कांग्रेस की हो, उससे हमारा क्या लेने देना, हमें तो काम करना है, हम काम करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, स्कूल अच्छा चलेगा तो तरक्की करेगा, और जब तरक्की करेगा ज़ाहिर है वो 8वीं से 10वीं होगा, 10वीं से 12वीं होगा। तो इसी दरमियान 10वीं क्लास की हमारी फ़ाइल चली रही थी। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, हमारे चौधरी मतीन अहमद साहब एमएलए बन चुके थे। तो इन्होंने एक मरतबा हमारी मुलाकात कराई, साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे? चीफ मिनिस्टर बाद में बने, वो बाद में। हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। उनसे मुलाकात हुई तो क्लास 10th हो गया। 10th के बाद फिर वो साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तो ये थे ही। जी। सीनियर सेकेंडरी हो गया। लाल बहादुर तिवारी जो है वो एमपी हुआ करते थे, उनकी रिकमेंडेशन भी थी, मतीन भाई अपने थे ही। इसमें ऑफिसर्स का बहुत हम मदद शामिल है, मदद की उन्होंने इसको आगे ले जाने में। आगे ले चौधरी जाने में। मतीन अहमद साहब ने क्या मदद की इसमें? अब बस यही मदद होती थी कि अब कहीं अगर किसी से मिलना है तो साथ चले गए, मुलाकात करा दी, बाकी फिर हमारा काम था। जी, इसको आगे लेके चलना। हाँ, ठीक। लेकिन चूंकि ऑफिसर्स के लेवल पर अल्लाह करम ये कि जाकिर स्कूल की इमेज बहुत अच्छी थी, और अगर ऊपर से कहीं कोई सिफारिशी फ़ोन पहुंच गया तो हमारे ऑफिसर पहले ही तैयार रहते थे कि भाई जाकिर जो है वो अच्छा चल रहा है, इसकी तरक्की हो। तो ऑफिसर्स की बहुत सपोर्ट रही है। तो कहीं ना हालांकि यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की तरह तरह से परेशान करने की, परेशान लेकिन क्यों, स्कूल ही तो है। हाँ बस देखिए पॉलिटिक्स हर जगह होती है। आप कहीं से आ रहे हैं, सामने से दूसरा गुजरा, आपने देखा भी नहीं, मगर वो साहब इस बात को ही लेकर बैठ गए कि मुझे सलाम नहीं किया। हमारे इलाके में तो बड़ा मसला है ना सलाम का, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कम लोग समझते हैं कि सलाम अल्लाह तबारक तआला के लिए है। जी। वही ज़्यादा समझते हैं ज़्यादातर लोग कि सलाम मेरे लिए, मुझे कहीं नहीं किया। वो से रिस्पेक्ट का इशू बना देते हैं। अना रेस्पेक्ट, अना अना बन जाता अना है, अना बन जाता हाँ। है, ईगो आ जाता है। तो इसी में मैं एक सवाल जोड़ता हूँ कि आपने कभी प्रेशर महसूस किया प्रिंसिपल रहते हुए इलाके के एतबार से? नहीं, मैंने प्रेशर महसूस नहीं किया, और ये तो आवाम भी कहती है, मानती है वो,
प्रेशर नहीं मैंने महसूस किया। और बहुत से लोग मुझे कहते भी थे कि इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त कहाँ से आई। क्योंकि जिस तरीके का स्कूल है, कभी कोई धमकी आती हो या हाँ, वो बहुत। एडमिशन्स के लिए। देखिए, ये तो हर दूसरा आदमी कहता था कहाँ जाना है, आपने किसी के एडमिशन को मना कर दिया, कोई बच्चा। सबसे बड़ी बात क्या हमारे इलाके के अंदर कि कोई भी रिज़ल्ट आने के बाद ये नहीं कहता मेरा बच्चा फ़ेल हो गया, वो सीधा इल्ज़ाम लगाता है फ़ेल कर दिया। स्कूल मेरे इस 37 साल के अरसे में एक आदमी मेरे पास ये कहने के लिए नहीं आया कि बच्चा फ़ेल हो गया, बल्कि वो आते ही सबसे पहला सवाल ही होता था मेरे बच्चे को फ़ेल कर दिया। और अगर मान लीजिए ये पूछ लिया, मालूम कर लिया, भाई आप ये कैसे कह सकते हैं फ़ेल कर दिया, कि जी आपको मालूम नहीं है वो जो फ़लाँ साहब टीचर हैं, जब मैं उनके पास आया था और इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था या इसने छुट्टियां कर ली थी या इसने वो कोई और कमी बताई, तो तब ये कहा था आपके टीचर ने कि ये अगर नहीं पढ़ेगा तो फ़ेल हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कहा था कि नहीं पढ़ेगा तो फ़ेल हो जाएगा। वो सीधी बात करता है कि अपना जो कहा हुआ वादा था पूरा कर लिया कि फ़ेल हो जाए, कर दिया फ़ेल। उनको वो बात रही, जबकि अपना नहीं पता कुछ भी। ना। आपके करियर का पूरा कोई एक सबसे बड़ा कोई इंसिडेंट हो जो आपको याद आता हो, हर हफ्ते याद आ जाता हो, कोई सबसे बड़ा वाक़या रहा हो जो आपने टैकल भी किया हो फिर बाद में? देखिए, असल में ये वाक़यात तो बहुत सारे हैं और इस तरह ऑन रिकॉर्ड कहना ही मुनासिब नहीं है। नहीं, कोई एडमिशन से रिलेटेड हो या कुछ भी? हाँ, एडमिशन से रिलेटेड भी हैं। या आपको लगता हो कि वो सबसे बड़ा मोड़ था करियर? मैं अपना एक जो टू व्हीलर है, स्कूटर है, वो रिपेयर करा रहा था। तो जो मिस्त्री थे वो रिपेयर कर रहे थे, वहीं मैं स्टूल पर बैठा हुआ था। और इत्तेफाक ये है कि ये अप्रैल का ही महीना था और शायद दिन भी यही होंगे, 20, 22, 25 या 15 तारीख रही होगी। तो एक साहब आते हैं और वो दूर से गाली देते हैं, चले आते हैं। तो जो मैकेनिक थे उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, कि वो मैं गया था और मेरा दाखिला नहीं किया और ये है और वो है। तो मैं समझ तो गया था कि भाई ये मुझे पहचानते नहीं हैं, मैं समझ गया था, क्योंकि अल्लाह करम ये रहा कि कम से कम सामने कोई बुरा भला नहीं कह सकता था। वो बस कहते हुए और तो कहते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उसने पूछा मैकेनिक ने कि भाई क्यों इतना नाराज़ हो, क्यों इतना, कहने में वहाँ गया था और ये हुआ वो हुआ, मेरा नाम लेकर। तो वो शायद कुछ कहने वाले थे, मैंने उनका पैर दबा दिया। वो समझ गए, बहुत समझदार आदमी थे मैकेनिक वो, उनका सलीम नाम था। मतलब वो आप बताने वाले थे कि यही प्रिंसिपल हैं? वो बताने वाले थे कि यही हैं मैकेनिक। तो सईदा मस्जिद से आगे वाली जो गली है उस गली में वो मैकेनिक थे। जी जी। तो बहुत, चूँकि वो बहुत समझदार आदमी था, उन्हें भाई मियाँ हम कल आपके साथ चलेंगे, देखेंगे कौन है जो जिसने आपके बच्चे का दाखिला नहीं किया। वो अगले रोज़ लेकर वहाँ पहुँच गए स्कूल। जब सामने कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो आपने शायद वो नहीं देखा है, ये स्कूल पहले, स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो कमरे थे वो नीचे थे। अच्छा। बाहर रोड बन गया था तो ज़ाहिर है स्कूल नीचा हो गया। जी। तो 2 सीढ़ियाँ ऑफिस में नीचे उतरती थी। मतलब थोड़ा सा छोटा सा दो सीढ़ी आपको नीचे जाना है। क्लासरूम भी ऐसे ही थे। ठीक। अब ज़ाहिर है जब वो रूम दब गए तो चौखट छोटी हो गई, दरवाज़ा छोटा हो गया। वो अंदर लंबे थे, दोनों लंबे थे, सलीम साहब भी और वो साहब भी। सलीम साहब अल्लाह बख्शे इस दुनिया में इस वक्त नहीं है। तो वो अंदर जैसे ही पहुँचे और मुझे कुर्सी पर बैठे देखा तो यक लख्त फ़ौरन वो पलटे देखकर, और जैसे ही पलट कर वापस भागे वो चौखट सर पर लगी और बहुत ज़ोर से वो ज़मीन पर गिरे। मैं सीट से उठा और लोग भागे, उनको एक बेंच होती थी उस पर लेटाया, पानी पिलाया। तो अब जैसे ही उनको जो होश आया और कुछ इस लायक हुए कि दर्द कम हुआ
अब सलीम साहब खींच रहे हैं ऑफिस के अंदर और वो खींच रहे हैं उनको बाहर। तो माशाल्लाह सलीम साहब भी ताकतवर थे, वो अंदर खींच लिया और ये कहा कि अब कल जो कुछ आपने बुरा भला कहा उसकी वजह बताइए। तो कहने लगे मैं क्या कहूँ, मैं रास्ते में ऐसे वो 5-7-10 लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो सब बुरा भला कर रहे थे, मैंने भी कहना शुरू कर दिया। तो वो वाक़या बिल्कुल आज तक ऐसी ही निगाहों के सामने घूमता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं, क्योंकि हमारा तो मुल्क ही अफवाहों का गढ़ है। नहीं, अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद कोई रिग्रेट रहा हो, कोई पछतावा रहा हो नहीं नहीं, कोई पछतावा नहीं। कि कोई काम नहीं कर पाया मैं, नहीं। या देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक दुख ये है कि मैं इस स्कूल को और जिस मेयार पर लेकर जाना चाहता था, जहाँ तक मैं चाहता था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। क्या मयार था वो? मेयार ये था कि इस स्कूल के अंदर न सिर्फ ट्रांसजेंडर के बच्चे आएँ, न सिर्फ दिल्ली के बच्चे आएँ, बल्कि अदर स्टेट्स के बच्चे यहाँ आएँ। मतलब एक हॉस्टल सिस्टम बन जाए, बच्चे आए रुके यहाँ। सिर्फ हॉस्टल नहीं है, बल्कि इसको एक डिग्री कॉलेज के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बनाने का होता। लेकिन हालात और जगह की किल्लत। एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं थोड़ी, कि आपने 37 साल का वक्त दिया है इलाके को, तो यहाँ पे आपने तालीम का क्या मयार देखा है? क्योंकि आपने तो पूरा जिया है इसको। देखिए, जहाँ तक मयार का सवाल है, लोगों के जहन में ये पहले से बसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर से मुराद ये है कि ये इलाका पसमानदा है, यहाँ लोग ज़ी-शऊर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ गरीब गुरबा हैं और यहाँ रहना या यहाँ के स्कूल में बच्चों को भेजना का मतलब ये है कि बच्चों को तालीम से दूर रखना। तो यहाँ के स्कूल्स पर यहाँ के लोगों ने बहुत कम भरोसा किया, और जो उस वक्त दिल्ली कहा करते थे, जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर से जब लोग चांदनी चौक और जामा मस्जिद और दरियागंज या इंडिया गेट या कहीं भी उनको जाना हुआ करता, तो लोग पूछते भी कहाँ जा रहे हैं, कहते दिल्ली जा रहा हूँ। मतलब इसको दिल्ली तो अपने आप में ही कमतर महसूस करते थे। हम्म। उस कमतर महसूस होने का नुकसान बच्चों को पहुँचा है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था यहाँ के लोगों में जी। बहुत ज़्यादा। क्या नुकसान क्या हुआ उसका? देखिए, जब कभी भी आप मायूस होंगे ना, तो आप अपना अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते। अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपके अंदर जज्बे के साथ साथ हौसला भी चाहिए। आप पहले से ही मायूस हो जाना कि मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता, तो आप पहले ही हार गए। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में गैप कहाँ है? मतलब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कई बार प्राइवेट स्कूल्स आगे निकल जाते हैं, वहाँ भेजना बच्चों को पेरेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। सपना ये है कि हमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ, देखिए है क्या, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ना पड़ता है। प्राइवेट और पब्लिक स्कूल जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ पेरेंट्स को ही पढ़ना पड़ता है। और मैं कहता हूँ पेरेंट्स को ही पढ़ना पड़ता है। होमवर्क मिलता बच्चे को है, करना पेरेंट्स को पड़ता है। आप अपने गिरदोनवा में देखिए कि जितने भी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेंगे, उसमें अक्सरियत सरकारी स्कूलों की है, एडेड स्कूलों की है, पब्लिक स्कूल्स की नहीं है। तो जो एक गैप है वो फिल कैसे किया जा सकता है, या आपने कोशिश की उसको यहाँ करने की? क्योंकि नहीं, सबसे देखिए बड़ी जहाँ बात तक गैप का सवाल है, जाकिर हुसैन स्कूल जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वो उनसे कहीं भी कमतर नहीं है। और मैंने कोशिश की कि उससे अच्छा बनाने की। हमारे स्कूल बच्चों की यूनिफॉर्म देखिए, वहाँ हफ्ते में 2 यूनिफॉर्म थी, यहाँ भी 2 यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ का बच्चा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। मेरी तो शिकायत हमेशा वालिदैन से रही
वालिदैन की उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, और बग़ैर वालिदैन की सपोर्ट के कोई भी बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल बग़ैर वालिदैन सपोर्ट के कामयाब नहीं हो सकता। मतलब कमी पेरेंट्स की है अगर? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कमी पेरेंट्स की है, कमी मेरे अंदर भी है, कमी टीचर्स में भी है, कमी पेरेंट्स में भी है। देखिए, ये तो साइकिल है, जब तक दोनों पहिए काम नहीं करेंगे आप साइकिल चला नहीं सकते। तो मैं वही कह रहा हूँ, कौन सा पहिया काम नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा। असातिज़ा पढ़ाना चाहते हैं तो वालिदैन उनको सपोर्ट नहीं करते, और वालिदैन पढ़वाना चाहते हैं तो वहाँ असातिज़ा सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मेरा मानना ये है, और जब जब मौका मिला है पेरेंट्स से बात करने का, तो देखिए, मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता कि टीचर नहीं पढ़ाता। अगर नहीं पढ़ाता है तो पढ़वाना आपका काम है, आपके हाथ में है पढ़वाना। बड़ी अजीब सी बात लगेगी ये। अगर आप चाहेंगे तो आप पढ़वा लेंगे, टीचर नहीं पढ़ाना चाहेगा तब भी पढ़वा लेंगे, क्योंकि आप बच्चे के साथ रोज़ाना आधा घंटे दीजिए। जब बच्चा स्कूल से वापस घर जाता है, आपको जब भी वक्त मिला आप बच्चे से बात कीजिए, उसकी कॉपी है, किताब है, नोटबुक है, उसको चेक कीजिए, मालूम कीजिए कितने पीरियड लगे हैं, जितने पीरियड लगे हैं उसमें टीचर्स कितने पीरियड में आए। अगर आपको ऐसा लगता है किसी पीरियड में टीचर नहीं आए, टीचर ने नहीं पढ़ाया, आप अगले रोज़ स्कूल पहुंच जाइए और बहुत ही महज़्ज़ब अंदाज में, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार से उनके कान में बात कर लीजिए कि हज़रत कल बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया नहीं। बहुत मुमकिन है वो झूठ बोल देंगे, बहाना बना देंगे, फुर्सत नहीं थी, स्कूल के दूसरे काम में लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। आप बिल्कुल मान लीजिए, आप समझ रहे हैं कि गलत कहा जा रहा है, फिर भी मान लीजिए, फिर अगले रोज़ देखिए, फिर नहीं उन्होंने काम किया, पढ़ाया, आ जाइए, फिर आपको एक नया बहाना दे देंगे वो, मेरे सर में दर्द था, मेरे फलां था, मेरे फलां था, ये हो गया, वो हो गया, प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया। जब तीसरे दिन आप बच्चे से मालूम करेंगे और फिर तीसरे दिन आ जाएंगे टीचर के पास कि साहब आज फिर बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया आपने, तो क्या बहाना उनके पास होगा? ला महाला उनकी मजबूरी बन जाएगी पढ़ाना। तो है नहीं पेरेंट्स के हाथ में पढ़ाने का, पढ़वा सकते हैं। बाकी ये हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कहानी उल्टी है, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता शायद कि बच्चा स्कूल पहुँचा कि नहीं पहुँचा। पेरेंट्स को तो इसका तो क्या, स्कूल पहुँचे नहीं पाए, पेरेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि उनका बच्चा किस क्लास पढ़ रहा है। ये भी एक बड़ा मज़ेदार हाँ, स्कूल में हुआ करता था कि आ तो गए कि जी वो ये देखिए, नाम है। इत्तेफाक ये हुआ, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो कि फ़ोन आ गया कि जी वो दादा के इंतकाल गाँव में हो गया है, और फटाफट भागे भागे अब्बा जी आए, ओके जी दादा का इंतकाल हो गया बच्चे के और छुट्टी चाहिए। भाई किस क्लास में है? खेलने जी वो ये तो नहीं मालूम। अच्छा भाई फ़ोन करके मालूम कर लो। अब फ़ोन किया अम्मी को, अम्मी कह रही हैं वो तीसरी मंजिल पे अपने उल्टे हाथ पे है कमरा। अब जिन पेरेंट्स का ये हाल हो, उन पेरेंट्स के बच्चे तालीम हासिल कर लें, ये एक सवाल निशान तो है। क्लास भी नहीं पता, सेक्शन तो दूर की बात है, एडमिशन भी दूसरे लोग करा जाते हैं आकर। अच्छा ये भी कोई वाक्य? हाँ हाँ हाँ, बहुत वाक़े हैं, इसको छोड़िए। ये कैसे होता है, मतलब दूसरे लोग क्यों करा रहे हैं एडमिशन? कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि अगर वो आएंगे डायरेक्ट तो शायद एडमिशन नहीं मिलेगा। जिसकी सिफारिश है उसके साथ भेज दिया, हाँ, या पड़ोसी के साथ। वह पड़ोसी है, सिफारशी है, कोई नेताजी हैं, वो ले आए। अच्छा, आपने कुछ सिफारिश का भी कोई सिस्टम रखा था क्या, या खुद से था वो?
नहीं, देखिए सिफारिश का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लिहाज तो करना ही पड़ता है ना। भाई एमएलए साहब ने भेजा है, मंत्री ने भेजा है, या कोई हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो ऐसा नहीं है कोई कोटा था। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए कोई आ भी गया तो उसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, 8 क्लास तक फेल ना होने का सिस्टम जब से लागू हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा? अब ये कैमरे पे क्यों पूछते हैं मुझसे? क्योंकि देखिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। देखिए मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि जब से ये सिस्टम बना, तालीम में गिरावट आई, मैं ये कह सकता हूँ। वजह? बता दिया। नहीं, रीज़न क्या हुआ? क्या बच्चे लापरवाह हो गए कि हम तो पास हो ही जाएंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए मैं सिर्फ आपको एक बात कहता हूँ, आज का बच्चा प्री मैच्योर्ड है कि वो अपनी जो उसकी उम्र है उससे ज़्यादा उम्र के काम को अंजाम दे रहा है, जिसका जिंदा जावेद सबूत ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है, जो 40 साल का आदमी है वो उसको 100% ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन जो 10 साल का बच्चा है वो अपने अब्बा को सिखा रहा है ऐसे नहीं ऐसे करना है, अपनी अम्मी को सिखा रहा है ऐसे नहीं ऐसे। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ मैं यार, कैसे गिरा? क्या वजह, मतलब वजह क्या रही है उसके पीछे? बिल्कुल बच्चों, मतलब आपने भाई क्या उसके जाहिर है पीछे उसको देखा मालूम होगा हो आपने? गया कि अब नो डिटेंशन पॉलिसी है। बच्चा पढ़ता है शौक़ से या पढ़ता है खौफ से, तो शौक़ माहौल ने ख़त्म कर दिया और खौफ कानून ने ख़त्म कर दिया। कानून से याद आया कि पहले तो हम बहुत पिटा करते थे टीचर्स से, हम तो बहुत अच्छे से पिटे हैं अपने बचपन में, और शायद आपके दौर में तो चीज़ें अलग रही होंगी, लेकिन फिर बीच में हो गया कि भाई पिटाई भी नहीं कर सकते। क्या उससे भी फ़र्क पड़ा? देखिए पिटाई गलत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक ज़बानी डांट हुआ करती थी उसके ख़त्म होने का असर हुआ है। क्योंकि अब तो ये हो गया ना कि अगर ज़ोर से भी ज़्यादा डांट दिया पहले गया- आंखों से भी डराया जाता था, जी। धमकाया जाता था, आज उसके मानी दूसरे निकाल लिए गए। मैं एक बात कहा करता हूँ, अक्सर व बेशतर मैं जगह जगह जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, ये टीचिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसका कोई दूसरा प्रोफेशन मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप कहें किस तरह से? कोई कार मैकेनिक है, वो जब कार को ठीक करना, मरम्मत करना किसी अपने शागिर्द को सिखाता है और वो सीख जाता है, सीखने के बाद जब वो अपनी वर्कशॉप अलग खोलता है तो उस शागिर्द में 50 कमियां निकालता है वो उस्ताद जिसने उसे सिखाया है। वो ये भूल जाता है इसमें अगर कोई कमी वो बता रहा है तो तेरी उस्तादी में कमी है ना, तभी तो कमी रह गई। अगर आप अपना 100% उसको देते तो जो कमी बताई जाए कमी नहीं रहती ना। यानी जब वो अपना अलग कहीं वो दुकान खोल लेगा, रिपेयर की दुकान खोलेगा या रिपेयर करना शुरू कर देगा और उसका कोई कस्टमर उस्ताद के पास आ जाएगा तो सबसे पहले वो ये बताएगा मेरे ही सिखाया हुआ है, उसे क्या आता है, उसे कुछ भी नहीं आता, मेरे पास तो सीख कर गया है। खुद ही अपने आप को नाअहल करार देता है और फ़ख्र महसूस कर रहा है ये कहकर कि मेरे पास तो सीख कर गया है, उसे तो ये भी नहीं आता, उसे तो ये भी नहीं आता। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचर एक ऐसा इंसान है जो अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट की तरक्की करते हुए देखकर खुश होता है। बिल्कुल। और यही उसका अचीवमेंट है, यही उसकी दौलत है। तो अगर वो टीचर डांट रहा है तो उसमें उसका अपना इंटरेस्ट कहीं शामिल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये बच्चे की बेहतरी के लिए है। भाई ये एक ऐसी दौलत है, इसका बंटवारा नहीं होगा।
माँ बटेगी, बाप बटेंगे, भाई बटेंगे, बहन बटेगी, फूफी बटेगी, चाचा बटेगा, सब बटेंगे, लेकिन इल्म की दौलत दुनिया में कोई ना बांट सका ना बांटेगा। टीचर ऐसी दौलत दे रहा है। बिल्कुल। उस्ताद का तो खैर मयार ही अलग है। अच्छा सर, ट्यूशन कल्चर को कैसे देखते हैं आप? मैं तो हमेशा टीचर के ख़िलाफ़ रहा, हमेशा टीचर के ख़िलाफ़ रहा, और मैंने अपने टीचर्स को भी ये बारहा कहा कि भाई पहली चीज़ तो ये ट्यूशन किसी को करनी ही नहीं है, और अगर कहीं कोई कर भी रहा है तो अल्लाह के वास्ते अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन मत कीजिए। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट अपने खुद के स्कूल के बच्चों को ना पढ़ाएं। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ट्यूशन पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका लगाव उस बच्चे के साथ हो जाएगा, और आप फिर दूसरे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है ये। तो ट्यूशन से नुकसान क्या है? अगर हम इससे हट के बात करें, मान लीजिए जो और ट्यूशन चल रहे हाँ बिल्कुल नुकसान है, बहुत नुकसान है। हैं जी, कैसे? बच्चा स्कूल आ गया, वो ये स्कूल आने पे सोचता है मैं शाम को अपने जो ट्यूटर हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं मुझे टीचर, मैं उनसे पढ़ लूँगा। वो खुद नहीं पढ़ता और अपने साथ बराबर में बैठे हुए बच्चों को नहीं पढ़ने देता, क्योंकि वो तो ये समझ बैठा है कि मैं शाम को पढ़ लूँगा। अब जाहिर है उसे कोई ना कोई साथी चाहिए ना, बात करने के लिए, मजाक करने के लिए, खेलने के लिए। तो ना खुद पढ़ता ना पढ़ने देता है। अब शाम को ट्यूशन पर गया, वो वहाँ सोचता सुबह स्कूल में जाकर पढ़ लूँगा। पढ़ कहीं भी नहीं पा रहा है। पढ़ कहीं नहीं पा रहा। इस सब के अलावा भी हर टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग अलग अलग है, तरीक़ेकार तालीम का अलग अलग है। वो किसी तरीक़ेकार से पढ़ा रहा है, स्कूल में किसी और तरीक़ेकार से पढ़ाया जा रहा है। एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो हो ही गया। अब बच्चा टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको सही माने, या जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको सही माने। बिल्कुल, बहुत गहरी बात बताई खैर आपने। अच्छा, इलाके में टीचर्स को कितनी यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है हमारे? रेस्पेक्ट कहाँ टीचर को मिलती है? वो देखिए, आप भी कहीं किसी फंक्शन में जाइएगा, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे शादी ब्याह हो, वहाँ एक पुलिस वाला मिल जाए तो सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दीवान जी आइए आइए आइए, सीट छोड़ देंगे। और टीचर पहुँच जाए और वहाँ कोई पूछने लगे भाई ये कौन थे जो आए थे, अरे तुम नहीं जानते, वो मास्टर है ना ये। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर ये बड़ी मज़ेदार सी बात है और अजीब भी है। खैर अच्छा, यहाँ जो पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है हमारे इलाके में, मतलब जो सुधारना चाहिए? क्या सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं बच्चों से? असल में कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि जो इस बात को समझते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। वो स्कूल सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि पड़ोसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, कंपटीशन में। कोई ये ना कहे इनका बच्चा स्कूल नहीं जाता। कंपटीशन नहीं है, जिस दिन इसमें कंपटीशन जाएगा उस दिन कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। भाई, पड़ोसी बच्चे ने क्लास 10th की है तो मेरा 12th करेगा, तभी तो मुकाबला हुआ, कंपटीशन तभी तो हुआ। तो यहाँ एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं बस, कि इसका बच्चा भी स्कूल जा रहा है और हमारा भी जा रहा है, बस ये माइंडसेट है। हाँ। अच्छा, पेरेंट्स और टीचर्स, होता क्या है अक्सर जो देखने को मिलता है, वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं। बच्चे की अगर पढ़ाई में कहीं कमी रह गई, टीचर्स बोलते हैं पेरेंट्स जिम्मेदार है, और पेरेंट्स बोलते थे भाई स्कूल या टीचर जिम्मेदार है। लेकिन असल में जिम्मेदार है कौन? ये बात मैं पहले आपको बता चुका कि अगर पेरेंट्स जाग जाएं और जागने का तरीका जो मैंने बताया उस पर अमल करें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि जिम्मेदारी किसके असर डाली जाए। तो जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अच्छा, यहाँ टैलेंट्स की कमी है या अपॉर्चुनिटीज़ की? ना यहाँ टैलेंट्स की कमी है
और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो है इलाके में। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ हमारे इलाके में कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो उसका आपको क्या लगता है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? बहुत सारे हुए भी होंगे वो आपके तो टाइम उसको जहाँ जाना होता है ड्रॉप आउट से पहले चला जाता है। हमारे पेरेंट्स को यही नहीं मालूम होता कि बच्चा स्कूल गया है नहीं गया है। जब उसका नाम कट जाता है तब पता चलता है कि बच्चा स्कूल नहीं गया। जब वो फेल हो जाता है तब मालूम होता है कि फेल क्यों हुआ। अच्छा, जो क्राइम का ग्राफ है जो लगातार बढ़ रहा है, इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं कि तालीम की कमी है या हमें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है इसमें? देखिए, तालीम तो हर जगह ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम तालीम को ज़िम्मेदार नहीं मान सकते। ये मैंने शुरू में भी कहा था। तरबियत भी चाहिए, माहौल भी चाहिए। तो वो माहौल हम ही लोगों से तो बनेगा ना, हम ही लोग तो बनाएंगे। तो वो कमी कहाँ है, मतलब सॉल्यूशन? तो हम लोग जो हम पेरेंट्स हैं ना कि हम बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को क्या माहौल दे रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने, मुझे नहीं मालूम ये कभी महसूस किया या नहीं किया, जब बच्चा सुबह स्कूल आता है माँ बाप सो रहे होते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं कि प्रेयर के वक्त अगर किसी टीचर ने या प्रिंसिपल ने किसी इशू पर बात करते हुए या अखलाकी कोई तालीम है उसको बारे में बताते हुए अगर ज़्यादा वक्त हो गया तो बच्चों को चक्कर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इतने कमज़ोर हैं, वो इसलिए कि घर से नाश्ता नहीं कर कर आए। तो जो बच्चा घर से नाश्ता करके नहीं आएगा, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? तो नाश्ता देने की जिम्मेदारी टीचर की है। अब आप कहेंगे साहब स्कूल में मिड डे मील तो मिलता है। अरे भाई, मिड डे मील जब मिलेगा, वो पहले नाश्ता तो घर करेगा नहीं करेगा। सही बात है, वो प्रेयर में ही गिर गया है। अच्छा, मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं जो आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, 2022 तक भी लगभग 2016 से स्टार्ट हो गया था। सोशल मीडिया, इंटरनेट फ्री हो गया, सोशल मीडिया आ गया और अब तो नौबत रील्स कल्चर पे है। इससे कितना इफ़ेक्ट पड़ा तालीम पर? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ख़ास तौर पर जब कोरोना आया और कोरोना में मोबाइल जो है स्कूल्स के अंदर अलाउ कर दिए गए, तो वो एक महदूद पीरियड के लिए अलाउ किए गए थे, लेकिन बच्चा उसका आदी हो गया। तो ये भी एक वजह है, मोबाइल एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब जैसे तालीम से दूरी, मोबाइल घर में तो यूज़ कर ही रहे हैं हाँ। मतलब स्कूल से गए और फ़ोन यूज़ कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए स्कूल में फोकस करना कितना मुश्किल है? देखिए, हो क्या रहा है कि बच्चा क्लास में ज़हनी एतबार से हाजिर नहीं है, जिस्मानी एतबार से हाजिर है। जहन तो वहीं घूम रहा है ना कि जब जाऊंगा तो रील देखूंगा और ये देखूंगा और वो देखूंगा और गूगल पर ये सर्च करूंगा और वो सर्च करूंगा। तालीम के लिए जिस्मानी एतबार के साथ साथ ज़हनी एतबार से भी क्लासरूम में मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर हम उर्दू की इम्पोर्टेंस पे बात करें, क्योंकि उर्दू ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखाया है। मेरी जॉब जब मैं गुलाम नबी आज़ाद जो है एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे देश के, जब मैं उनके यहाँ इंटरव्यू दे रहा था तो मेरी जॉब उर्दू के बेस पे लगी थी। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार उर्दू कितनी ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उर्दू की? हमारा स्कूल उर्दू तक रहा, उर्दू की काफ़ी ज़ोर दिया आपने। देखिए, अगर आप अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उर्दू के ज़रिए जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, उर्दू जो बच्चा पढ़ता है उसके पास एक लैंग्वेज, एक भाषा ज़्यादा हो गई। हम्म, दूसरे बच्चे सिर्फ हिंदी इंग्लिश जानते हैं, उर्दू वाला हिंदी इंग्लिश उर्दू भी जानता है। नंबर 2 ये है कि जो लबो लहजा है हिंदी वाले का उतना अच्छा नहीं होगा। वो शमीम को समीम कहेगा, हम्म। शकील को शकील ही कहेगा। इसलिए जर्नलिज्म में एंकर्स को उर्दू सिखाना बड़ा कंपलसरी हो जाता है या सीख के आना। बड़ी बड़ी विडम्बना ये है जी। कि जो खुद उर्दू बोल रहा है कह रहा मैं हिंदी उर्दू नहीं बोल रहा। हम्म, कई मर्तबा उर्दू को बुरा कहने वाले उर्दू में बोलते हैं, ना शर्म ही नहीं आती, ना उन्हें कोई बताने वाला पैदा हुआ कि आप उर्दू के नाम पर किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो आप उर्दू में ही बोल रहे हैं, फिर बोलो ना हिंदी में आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी कोई ज़बान अच्छी नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी ज़बान है, ये दोनों बहनें हैं। हिंदी के बग़ैर उर्दू नामुकम्मल है, उर्दू के बग़ैर हिंदी नामुकम्मल है। अगर आपको 5 साल के लिए इधर जमुना पार, अच्छा बड़ा कन्फ्यूजन है यमुना पार और जमुना पार कह दिया जाता है असल में यमुना पार। तो अगर आपको 5 साल के लिए यहाँ का सारा एजुकेशन का सिस्टम दे दिया जाए तो क्या कुछ चेंजेस होंगे जो आप करना चाहेंगे यहाँ? देखिए, जो असतज़ा हैं उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उनके सामने दरपेश मसाइल का हल। नंबर 2, वालिदैन की ट्रेनिंग या काउंसलिंग कहें उसे, या काउंसलिंग, या वालिदैन का किरदार तालीम के लिए। हमारे वालिदैन को अपने ज़िम्मेदारियों का पता ही नहीं है। उनका तो मकसद ये है कि स्कूल में दाखिल कर दिया, अब स्कूल ज़िम्मेदार है। स्कूल ज़िम्मेदार तब है जब स्कूल के दरवाज़े पर बच्चा वो तमाम ज़रूरियात का सामान लेकर पहुँचे जो तालीम के लिए ज़रूरी है। बच्चा घर पर 18 घंटे रहता है, स्कूल में 6 घंटे रहता है, तो बच्चा 18 घंटे जिस माहौल में रह रहा है उसको ज़्यादा अडॉप्ट करेगा या 6 घंटे जिस माहौल में रह रहा है उसको अडॉप्ट करेगा? जाहिर सी बात है 18 घंटे वाले में ज़्यादा ढलेगा। तो 18 घंटे वाले को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, 6 घंटे वालों को। कोई सिंपल सी चीज़ जो पेरेंट्स आप उनको कहना चाहें कि वो आज से शुरू करें तो कुछ सुधार आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नाश्ता वक्त पर दें, मोबाइल से दूर करें, सोने का वक्त तय कर लें। अगर बच्चा 8वीं क्लास तक तालीम हासिल कर रहा है तो 10 बजे उसको सुला दें, सोने को कहें। अच्छा, बच्चा भी कैसे सो जाएगा जब आप सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में मसरूफ़ हैं? आपको भी छोड़ने पड़ेंगे। भाई, तो हदीस भी है ना हमारी कि जब कोई अपने बच्चों को लेकर मोहतरमा आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर ये इसी तरह से इसको खांसी है, जो भी कुछ बीमारी बताई होगी। तो उन्होंने कल आना, कल फिर आए, कहना कल आना, फिर तीसरे दिन आए, फिर कल आना, कि गुड़ खाने से कुछ होता है। कोई बीमारी थी ना, खांसी वांसी हो रही थी ना गुड़ खाने से। जी। तो 3 दिन के बाद उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटे गुड़ नहीं खाया करते। तो मोहतरमा ने पूछा कि भाई ये बात तो पहले दिन कहे थे। कहने जब तक मैं खाया करता था। अब आप तो जागें, आप तो फिल्म देखें, आप तो मोबाइल पर लगे रहें, सोशल मीडिया देखते रहें, रील देखते रहें, बच्चे से कहें तू मत कर, तो मुमकिन नहीं है ना। मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। तो इसलिए वक्त पर सुलाएं, और जब सुबह स्कूल बच्चा जाए तो अपने तमाम जो उसका टाइम टेबल है उसके मुताबिक उसके बस्ते को चेक कर और बस्ता सेट करके तब स्कूल भेजें। क्राइम से कैसे दूर किया जा सकता है अपने बच्चों को? मतलब आपने कुछ समझा हो अपने करियर के दौरान कि अगर पेरेंट्स ये करें या हमारे सोसाइटी में अगर ये चीज़ें हो जाएं तो बच्चे क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे?
देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की सहूलियात नहीं है और ना हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई कल्चर है। तो हम से मुराद जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं किसी खेल कूद में ज़रूर शामिल होने के लिए कहें, उनको ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कराएं। दूसरे ये है कि जो बच्चे की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। होता क्या है कि हम बच्चे की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं करते हैं और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर खर्च करते हैं। खैर, कुछ एक रैपिड फायर्स हैं, बस आप एक दोनों में से सिलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों चीज़ों में से, अच्छा, कि एजुकेशन ज़रूरी है या एनवायरनमेंट। पहला एनवायरनमेंट है। ठीक। टैलेंट की कमी है या अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटी की। पेरेंट्स या टीचर्स कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। दोनों। कोई एक। पेरेंट्स। मोबाइल या बुक्स आज के बच्चों के लिए असली दोस्त। बुक। मार्क्स या रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर। फ्रेंडली टीचर। लेकिन आप तो स्ट्रिक्ट थे। नहीं, मैंने पहले ही कहा मैं स्टिक नहीं था। मैं जवाब दे चुका हूँ उसको, मैं स्टिक नहीं था। जी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। डिसिप्लिन या फ्रीडम। फ्रीडम। सोशल मीडिया से फ़ायदा या नुकसान। नुकसान। अगर आप कोई वन वर्ड में कहना चाहें कि इधर हमारे जमुना पार्क की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्राइम। स्पोर्ट्स नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। स्पोर्ट्स और क्राइम। स्पोर्ट्स का ना होना और क्राइम का बढ़ना। तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं क्राइम को कम करता है। बिल्कुल कम करता है। ठीक। कुछ एक मैं किससे जानना चाहूँगा आपके करियर से जुड़े, जो लोगों तक पहुँच जाएं, क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें तो गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन आपने जो जिया है, आपने जो देखा है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो कुछ एक किस्से जो भी आपको कुछ याद आता हो, आप जिक्र करते हो आप आमतौर पे, किसी भी रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो या आपके ख़ुद के पढ़ाने से रिलेटेड हो, आप कभी पढ़ा रहे हैं, कोई और वाक़या हुआ हो जिससे हम कुछ सीख सकें। देखिए किस्से बहुत सारे हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पर सपोर्ट करना ये बच्चे से दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। बच्चे से हमदर्दी नहीं, दुश्मनी है। कितने केसेस ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे बिगड़े हैं उस बिगड़ने में वालिदैन शामिल हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। एक दुकानदार का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था। तो किसी भी वजह से जब वो क्लास में तलाशी ली गई तो वजह ये नहीं थी कि भाई उसके पॉकेट में पैसे थे, तलाशी किसी और वजह से ली गई थी। लेकिन उस तलाशी के दौरान बच्चे के दोनों पॉकेट से पैसे मिले और वो जो रुपए थे, नोट थे, वो उसी शक्ल में थे जिस शक्ल में कस्टमर से दुकानदार ने लिए थे, या दुकानदार जैसे कस्टमर से लिया और वो उसमें जो उनकी तिजोरी होती है या जैसे गल्ला बोलते हैं उसमें डाल देते हैं, वो ऐसी मुट्ठी से भरकर पॉकेट में रख लिए। वो जब पैसे पकड़े गए तो तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये थे। हमारे टीचर को ऐसा लगा कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, तो फ़ौरन इसके पेरेंट्स को ख़बर कर दे और आज ही बस पेरेंट्स जो हैं वो तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। वाह वाह सर जी, आपने क्या काम किया है। उन्हें नहीं मालूम था कि उल्टा पड़ेगा ये। तो 27 हज़ार पकड़े गए। बच्चे से मालूम किया कहाँ से आए,
तो दुकान पर बैठा था, पेरेंट्स को बुलाया, तो पेरेंट्स ने कहा ये दुकान पर बैठता है और ये तो रोज़ ही पैसे वहाँ से लेता है, बस आज इसका ये रखना भूल गया है वहाँ। किसी बच्चे के पॉकेट में 10-10 और 50 और 100 के 27,000 रुपये, क्या इतनी कम रकम है जो नज़र नहीं आएगी? पॉकेट फुल ही नज़र आएंगी? नहीं आएंगी नज़र। वो भी स्कूल ड्रेस में। उन्होंने बच्चे को बचाया। भूल कर ले आया ये, इसे याद नहीं रहा। पॉसिबल है बिल्कुल कि जो पॉकेट में, जिस पॉकेट में इतने नोट भरे हों, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती पर पर्दा डालकर टीचर से सवाल किया गया कि भाई आप ने क्यों मुझे बुलाया और ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? दुकान है हमारी, बच्चा दुकान में बैठता है। उल्टा टीचर्स से सवाल हुए। हाँ, आज के जो बच्चे हैं, आप अब तो खैर आप स्कूल से नहीं है, मतलब रिटायर हो गए हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो मैसेज यही है कि मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए, उस टारगेट को हासिल करने के लिए अपना 100% दें, कोशिश करें। कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। हम जो मायूस हो जाते हैं ना कि साहब वो हम मुसलमान हैं और आजकल माहौल ऐसा है, कोई माहौल नहीं है। जो मेहनती है वो आज भी कामयाब है। अब मेहनत तो अपना करना चाहें और इल्ज़ाम सरकार पे लगा दें, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो सर जैसे हम काम कर रहे हैं जमुना पार के लिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि यहाँ की जो सलाहियतें हैं वो बाहर आए, जो अच्छे लोग हैं वो जाएं, कैमरे पर आएँ, एटलीस्ट उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। और अगर हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहे तो कम से कम थोड़ी तो इमेज ठीक होगी, क्राइम से हट के लोगों को पता लगे कि यहाँ पे कितनी सलाहियतें हैं। कुछ एक सजेशंस जो आप हमें देना चाहें हमारे इस मिशन में, नहीं, किस तरह से सजेशन चाहते हैं आप? कि हम इलाके को और कैसे बेहतर करें और कैसे काम करें, क्या क्या चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं? देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ जो इदारे हैं, उन इदारों को कवर करने की कोशिश कीजिए। जी। नंबर 2 ये है कि जो हमारे यहाँ लीडरशिप है, उसको भी थोड़ा कवर कीजिए। और लीडरशिप से मेरी मुराद ये है कि एमएलए और काउंसलर और एमपी सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने जो ये काम शुरू किया है, आज मुझे यहाँ बुलाया है, तो पहले तो मैं इसी के बारे में बात कर लूँ कि मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मुझसे मेरा ही स्टूडेंट सवाल कर रहा है। तो कम से कम हमने इस लायक तो अपने स्टूडेंट्स पैदा किए हैं कि वो हमसे सवाल कर सकें। और जब जिस कौम में अपने बड़ों से सवाल करने की जुर्रत पैदा हो जाएगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि कामयाबी उनके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच सर। तो और इस सब के साथ साथ कुछ हमारे इलाके में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे ओहदों पर फायज हैं। जैसे हमारे यहाँ एक इकबाल अहमद हैं, वो जॉइंट रजिस्ट्रार हैं नेशनल कंज्यूमर फॉर्म के अंदर। जी। या तस्लीम अहमद साहब हैं हमारे ज़ीनत महल स्कूल के प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल के जी पीजीटी हिस्ट्री हैं। जी। और एक सुलेमान हैं जो यूपी में शायद आज़मगढ़ में वो किसी कॉलेज में साइंस लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं, सही से मैं नहीं बता पाऊँगा, जो ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भी काफ़ी रह कर आए हैं। और सुना ये है कि आजकल तो योगी जी की टीम में हैं। जी, नहीं बिल्कुल बुलाएंगे हम लोग ऐसे लोगों को जितने भी हमारे इलाके में हैं। हाँ,
अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करूँ तो कि लड़कों और लड़कियों की एजुकेशन में क्या कोई फ़र्क देखा आपने हमारे इलाके में? लड़कियां ज़्यादा बेटर हैं बमुकाबले लड़कों के। लड़कों को बहुत काम है, लड़कियों को बहुत काम नहीं है। बहुत अजीब सी बात है ये। जबकि लोग क्या मानते हैं कि लड़कियों को बहुत काम है, लड़कों को इतने काम नहीं है। मैं कहता हूँ लड़कों को बहुत काम है, लड़कियों को बहुत काम नहीं है। उन्हें घरेलू काम हो सकते हैं, लेकिन आउटडोर जो वर्क है वो लड़कों का ही है। जैसे अब वो छोड़ी, जैसे में सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी तो चूँकि देखिए, और बड़ी वजह क्या है हमारे इलाके में लड़कों में जो एक तालीम का मयार उतना नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना लड़कियों का है। 1 बजे से स्कूल है, तो सुबह 6-7 बजे उठने के बाद 1 बजे तक का जो ये एक वक्त है, इसमें जो उसकी एक्टिविटीज़ है ना, उन एक्टिविटीज़ के बाद वो इतना थक जाता है ज़हनी और जिस्मानी एतबार से कि वो तालीम के लायक रहता नहीं है। चूँकि गर्ल्स स्कूल मॉर्निंग में है, जब रात को आदमी सो जाता है तो वो रिलैक्स महसूस करता है, वो फ्रेश होकर स्कूल पहुंचता है। तो एक वो आदमी जो रिलैक्स और फ्रेश होकर स्कूल पहुंच रहा है उसके तालीम हासिल करने में, और एक वो जो 6 घंटे दूसरे एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एंटी सोशल एक्टिविटी होंगी या वो गैर ज़रूरी होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। भाई और भी कुछ नहीं है, अब्बा ने कहा गोश्त लिया, अम्मा ने कहा सब्ज़ी लिया, भाई ने कहा तो आटा पिसवा कर लिया। तो ये सारे काम करने के बाद जो स्कूल पहुँचे तो क्या पढ़ेगा। सर, स्कूल में कंप्यूटर लैब भी है, ये कब से स्टार्ट हुई थी? देखिए, जो कंप्यूटर लैब है इसके ज़रिए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा इन मल्टीलिंगुअल DTP, जी, ये 1 साल का है, और उर्दू को रोज़गार से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा काम मुरली मनोहर जोशी जी ने किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। पूरे मुल्क के अंदर 108 सेंटर्स ये खोले गए थे, जिनमें से एक सेंटर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ज़ाकिर हुसैन स्कूल के अंदर है। लोगों में क्या गलतफहमी है कि शायद ये कोई प्राइवेट खोला हुआ है, ऐसा नहीं है। ये NCPL और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो चंडीगढ़ में जिसका डिपार्टमेंट है जी, उसका ये कंबाइन है, अफिलिएशन में है या तो। हाँ। और ये 1999 में खुला था। तकरीबन 75 से 80 बच्चे हर साल हमारे यहाँ से इस डिप्लोमे को हासिल करने के बाद बहुत सी जगहों पर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, रोज़गार उनको मिल गया है। इस कोर्स और बड़ी खुशी की बात यह है इस कोर्स के ज़रिए, और बड़ी खुशी की बात यह है कि जमुना पार के हर दूसरे स्कूल में शायद ज़ाकिर हुसैन स्कूल की फ़ैकल्टी मौजूद है। चूँकि ये डिप्लोमा उस ज़माने में शुरू हो गया था जब कंप्यूटर का बहुत, ये 2002 के आसपास की बात है? नहीं 1998-99 में 98 के आसपास। तब खुल गया था ये। और इस डिप्लोमे को लेने के बाद हमारे बच्चों ने बहुत तरक्की की है। बहुत से बच्चे हमारे बॉम्बे, मुंबई में हैं, बहुत से शेयर्स का काम कर रहे हैं, खुद कफील हैं, और बड़ा फ़ायदा इस इलाके को पहुंचा है। स्कूल से बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे, मिलते हैं आपसे आज? हाँ, नहीं, कभी कभी मुलाकात हो जाती है और ख़बर मिलती रहती है। तो टीचर्स तो बहुत हैं, और जमुना पार में मेरे ख्याल है हर दूसरे स्कूल में हमारे टीचर्स मौजूद हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हैं।
अच्छी पोजीशन से मुराद ये है कि वो वहाँ के अच्छे टीचर्स में उनकी गिनती है। ज़्यादातर इंचार्जेस हैं किसी जो स्कूल के अपने इंटरनल इंचार्जेस होते हैं, जी, तो हमारे सब डॉक्टर्स स्कूल्स के ही सब डॉक्टर्स भी alumni हैं, इंजीनियर भी हैं, हम्म, वकला बहुत हैं। तो बहुत जगहों पर हैं और इंग्लैंड में हैं, फॉरेन कंट्रीज में बहुत हैं, कनाडा में भी हैं। तो आपसे राब्ते में रहते हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक मेरे राब्ते का सवाल है, जो पहले ही आपने सवाल पूछा था कि भाई दूरी, दूरी है, स्ट्रिक्टनेस, हाँ, तो लोग मिलने से अभी भी डरते हैं? लेकिन हम, हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको 2023 में मैं वहाँ गया था उम्रा करने के लिए। तो मेरे रूम के बराबर में जो रूम था, उस रूम में 2 लड़के अपने बच्चों के साथ ठहरे हुए थे। तो मेरे एक उर्दू लेक्चरर हैं इम्तियाज़ साहब, वो साथ थे। जी, तो जिस रोज़ हमारी वापसी थी, तो इत्तेफाक ये हुआ कि सामान जब हम बाहर रखने लगे तो मैंने उनके बैग को पहले उठाया और बाहर रखा। तो उन लड़कों ने वो बैग पर नाम लिखा देखा, तो मुझे देखकर वो आपस में बात करने लगे कि ये हैं तो मारूफ साहब और ये बैग पर इम्तियाज़ लिखा है, इम्तियाज़ में लिखा है। तो आपस में उनके थोड़ा सा बहस हुई कि मारूफ साहब हैं नहीं हैं, नहीं ये इम्तियाज़ साहब हैं। तो फिर वो मेरे पास आए, सलाम किया, सर आप मारूफ साहब ही हैं ना? मैंने कहा जी। तो फिर बैग पर इम्तियाज़ अहमद क्यों लिखा है? मैंने कहा ये हमारे स्कूल के उर्दू लेक्चरर हैं, तो इनके बैग मैंने उठा कर पहले बाहर रख दिए। तो मैंने कहा तुम लोग कब यहाँ आए हो? बोले सर हमें तो यहाँ तकरीबन 15-20 दिन हो गए। तो मैंने कहा नालायक, आज मिले हो जो हम जा रहे हैं? कहने सर हम देखते थे लेकिन एक साइड में हो जाया करते थे चूँकि डर लगता है आपसे बात करने में। और ये जब है जब उम्रा पे हैं और कई साल बीत गए। हाँ, जबकि वो बाल बच्चों वाले हैं। तो ऐसा तो यहाँ इलाके में भी होता होगा सर, लोग बच जाते होंगे? अब डरते हैं नेटते हैं अलग बात है, पर कहते लोग यही हैं। खैर, तो इससे फ़ायदा ही हुआ, आप ये कहते हैं कि मेरी स्ट्रिक्टनेस से फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ? बच्चे भले ही दूर हुए या राब्ता कम हुआ? हाँ, इदारे को तो फ़ायदा ही हुआ। तो आपको लगता है आपका ज़ाती तो नुकसान हुआ, लेकिन आप नहीं मिल पाए पेरेंट्स से या टीचर से उस तरह से? नहीं देखिए, उस नुकसान नहीं, ऊपर जो लिखा है वही होना है और मैं तो अपने आप से मुतमईन हूँ। तो मैं भी डॉक्टर जाकिर हुसैन का फॉर्मर स्टूडेंट हूँ, एक्स स्टूडेंट हूँ, और हमने भी सर से उस वक्त में ही बहुत कुछ सीखा है और आज इस पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है आज आपको डॉक्टर मारूफ या हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला होगा। तो इस पॉडकास्ट को अपने स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो इस स्कूल से हैं या दूसरे स्कूल से हैं, उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो हम खुद डिसिप्लिन से बाहर आ जाते हैं। और डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे अपने रिलीजन के एतबार से देखें या दूसरे ज़ाती एतबार से, डिसिप्लिन हर जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पॉडकास्ट से आज हम सीख रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा दूसरे बच्चों तक, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में।